धर्म के रूप में अधर्म आ जाता है। शरीर मन बुद्धि का विकास होता है और लोग असमाधानी बने रहे। ये जोड़ने वाला चौथा तत्व सिखाने वाला, तीनों को उन्नत होते हुए सुखी बनाने का संतुलन देने वाला वो धर्म, सनातन धर्म, ये हमारी राष्ट्रीयता है। उसी को हम हिंदुत्व कहते हैं, उसी को हम भारतीयता कहते हैं। शब्द कोई भी उपयोग करो, ये इतना उदार है कि आपको हिंदुत्व शब्द मंजूर नहीं, कोई बात नहीं। क्या समझते हैं आप? कंटेंट तो एक ही है। उस कंटेंट को समय समय पर दुनिया में देने वाला भारत खड़ा होना चाहिए। ये योगी अरविंद ने कहा था, 100 साल हो गए कह के, प्रयास भी बहुत हुए। परिस्थिति देख के हमको डर लगता है कि ये होगा कि नहीं होगा, कि केवल भविष्यवाणी रह जाए। भटक तो नहीं गया, और इसलिए इस विचार का प्रबोधन करने वाले अनेक उपक्रम चल रहे हैं। उन पर टीका टिप्पणी होती है, उनको सांप्रदायिक कहा जाता है, उनके कार्यक्रमों में बाधाएं डालने की भरसक कोशिश होती है, लेकिन उनको इसकी परवाह नहीं है। वो सत्य के साथ चलते हैं, सत्य के साथ ही उनका जीवन है। सत्य अगर डूबने वाला होता तो सत्य के साथ वो डूब जाते, लेकिन सत्य डूबता नहीं। हमारी भूमि सत्यमेव जयती की भूमि है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद करते समय ये ध्यान में रखना होगा कि इस सत्य को अपने देश के जीवन के सब अंगों में स्थापित करने के जो अनेक प्रयास हुए हैं, जो अनेक उपक्रम चले हैं और चले थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वयं का जीवन ऐसा एक उपक्रम था। उन्होंने जो उपक्रम किए वो अलग बात है, लेकिन ये सारे उपक्रम वो कर सके, कितनी कठिन बात है। आज हमको कल्पना हो सकती है कि नहीं पता नहीं, लेकिन सारे देश में समाज के हृदय में सबसे लोकप्रिय पार्टी को छोड़कर एकदम एक नया प्रयोग, जिसकी परिभाषा भी लोगों के सामने रखना कठिन है, उनको समझना कठिन है, ऐसा एकदम नया काम शुरू करके उसको बढ़ाना, ये उम्मीद करके कूद जाना, स्वयं को झोंक देना, कैसे कर सकता है आदमी? हम करना चाह रहे हैं, हम बातें तो कर ही रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यशस्वी किस बल पर होगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना कुछ बातों के लिए की, लेकिन भारतीय जनसंघ क्यों चल पड़ा और उनके जाने के बाद भी आगे क्यों चलता गया? रूप बदलकर फिर से आकर और भारत में व्यवस्था के लिए, व्यवस्था चलाने वाले लोगों में यह भी एक पर्याय है। यहां तक एक स्थान प्राप्त करने का कर्तृत्व भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं में कहां से आया? उस जीवन से आया। वो जीवन कैसा था? उस जीवन को हम याद करें, वैसा अपना जीवन बनाए तो हमारे शब्द आने वाले युग की व्यवस्था बने, नहीं तो वो शब्द मात्र रह जाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन मरण से इस एक महाअभियान की सिद्धता की। उत्कट देशभक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमारे सामने रख दिया है। भारत होकर भारत को समझ लिया और अपनी परिभाषा बनाई, मंत्र दिया। एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे। अभी तक हमको याद है, अभी तक उसके अर्थ को लेकर हमारे प्रयास जारी है, हमारी लड़ाई जारी है। सरल शब्द है, वैसे रचने में कोई कठिन नहीं है, कोई भी कभी रच सकता है, लेकिन उन शब्दों का जो प्रेरक सामर्थ्य है वो जीवन का सामर्थ्य है। सामान्यतः नेता पीछे लगकर लड़ाई लड़ते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं। लड़ाई का शास्त्र भी ये कहता है कि नेताओं को पीछे रहना चाहिए, कमांड सेक्टर हमेशा पीछे रहना चाहिए। फ्रंट पर तो जवान होता है, गोली वही खाता है, कमांड सेंटर के प्रयोगों में बलि उसकी जाती है, लेकिन यही नियम है, युद्ध में ऐसे करना पड़ता है।
लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उत्कट देशभक्ति ने कहा मैं जाऊंगा, वो स्वयं चले आए। उनको अपने देश के दूसरे महापुरुष ने बताया भी था आप मत जाइए, अच्छा होगा। उनकी दृष्टि को आगे का खतरा दिख रहा था, लेकिन वार्निंग मिलने के बाद भी उन्होंने अपने प्रण को नहीं छोड़ा। कितनी उत्कटता होगी, देश का विभाजन और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए। एक बार ठोकर लगी, अब उस ठोकर के घाव भरने के बाद जो गया उसको वापस लाना यही एक काम है, और खोना अपना काम नहीं है। कितनी वेदना रही हुई, उस वेदना के चलते तो उन्होंने विचार किया। और वेदना किसकी थी? भारत टूटने की वेदना किसको होती है? भारत टूटने की वेदना उसको होती है जो पंथ, संप्रदाय, भाषा, भूषा, प्रांत आदि सब भेदों के ऊपर उठकर, राजनीतिक दलों के संकीर्ण दायरे से ऊपर उठकर देश को अपना सर्वस्व मानता है, देश के साथ तन्मय, उसको विभाजन की वेदना। जिनको विभाजन की वेदना नहीं होती वो कहते कि दे दो। शांति खरीदने के लिए बाप दादों की इस्टेट बेच रहे हैं, ऐसे देश के टुकड़ों को बेच दो। देश कोई जमीन है, इस्टेट है। जीता जागता राष्ट्र पुरुष जिसको हम मानते हैं, उसकी संवेदना मन में जिसके होती है, वो तिलमिला जाता है। छोटी सी बात जो अपने देश के एकात्मता के लिए आगे चल के खतरा पैदा कर सकती है, उससे भी तिलमिला जाता है। ऐसे श्यामा प्रसाद जी, उनको इस झंझट में पड़ने की जरूरत क्या थी? वैसे तो प्रकृति से बहुत अच्छे शिक्षा शास्त्री थे, बहुत अच्छे शिक्षा शास्त्री थे, उसका वर्णन हुआ है, इसलिए मैं सविस्तार उसके विस्तार में नहीं जाता। ये परंपरा थी। उनके पिताजी भी अच्छे शिक्षा शास्त्री, वो भी विद्वान थे, ये भी विद्वान थे। अहंकार नहीं, अहंकार नहीं। इंग्लिश में बीए ऑनर्स हुए और इंग्लिश में आगे पढ़ना था, लेकिन पिताजी को यूनिवर्सिटी में बंगला भाषा का विभाग शुरू करने का काम मिला। अब प्रामाणिक आदमी का यही रहता है, पिताजी ने सोचा कि मैं बंगला भाषा का विभाग शुरू करने जा रहा हूं, उसका प्रचार प्रसार करूंगा, और मेरा लड़का अंग्रेजी पढ़े, ये कैसे होगा? पागल लोग होते हैं देश में जिनके कारण देश चलता है। व्यवहार चतुर लोग होते आज के जैसे, तो बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाते और स्वयं देश के स्वतंत्रता की राजनीति करते, लेकिन ऐसा नहीं। उन्होंने बुलाकर श्यामा प्रसाद को कहा कि बंगला विभाग शुरू हो रहा है, अब तुम बंगला पढ़ो। और श्यामा प्रसाद जी को भी अपनी विद्वत्ता थी, लेकिन उसका अहंकार नहीं था। उन्होंने एक क्षण में अपना निर्णय बदल लिया और एमए बंगला में किया। वहां भी फर्स्ट क्लास पास है, ऑनर्स में भी फर्स्ट क्लास पास। ये जो प्रामाणिकता है कृति की, वो काम करती है। एक संत के पास गया था मैं बहुत वर्षों पहले, तो उन्होंने कहा देखो भाई, सत्ता किसकी है इससे कुछ बात बदलती नहीं है, प्रामाणिकता काम करती है। सत्ता पर रहो, सत्ता के नीचे रहो, प्रामाणिक रहो, प्रामाणिकता तुम्हारी काम करती है। प्रामाणिक लोग कहां हैं, उनको खोजो, वो प्रामाणिकता उनके पास है। और इसलिए राजनीति अहंकार पर चल रही, तो उस अहंकार के विरुद्ध में खम ठोकर खड़े हो। उनको संसद में कहा गया वी विल क्रश यूर जंक्शन। ऐसे आदमी ने कहा कि जिसका कहना यानी भविष्यवाणी होना था, जनता के हृदय में अत्यंत लोकप्रियता के धनी और देश के सत्ता प्रमुख, जिनका कोई विरोध नहीं कर सकता, उन्होंने कहा वी विल क्रश यूर जंक्शन।